दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने एक नए टॉपिक जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है और काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है कि वो आपको समझाया जा सके। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस PDF के बाद आपके इसमें जितने भी डाउट हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, एक फास्ट वे में देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हुआ क्या और गांधी जी ने कैसे स्ट्रगल किया और हमें स्वतंत्रता कैसे मिली। भारत में राष्ट्रवाद इतिहास और अध्याय नंबर 2। ये PDF जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो हिंदी में है, तो हिंदी में हम इसके जितने भी टर्म्स हैं उनको बात करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद समय अनुसार हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और कब कब और किन किन नेताओं ने अपना योगदान दिया और क्या क्या चीज़ें हमारे इतिहास में हुई हैं भारत में राष्ट्रवाद को लेकर के। चलिए हम बात करते हैं पहले सत्याग्रह की। अगर हम बात करें सत्याग्रह क्या है, तो अगर मैं एक छोटे से वर्ड्स में बताऊं कि सत्याग्रह क्या है, तो सत्य के लिए आग्रह ही सत्याग्रह है। इट मीन्स सत्य के लिए सत्य की मांग करना ही सत्याग्रह कहलाता है। तो हम इसको एक डेफिनेशन में देखते हैं। यह सत्याग्रह या अहिंसा पर आधारित एक नए तरीके का जन आंदोलन करने का एक रास्ता जो है वो सत्याग्रह कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। जैसा कि आजकल हम देख ही रहे हैं, राष्ट्रवाद को लेकर के काफी मुद्दे उठ रहे हैं, तो हम राष्ट्रवाद को समझते हैं है क्या चीज राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना एवं समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाना, एक भावना रखना, एकता की भावना रखना और सम्मान दिखाना राष्ट्रवाद कहलाता है। और यह लोगों को समान ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत साझा करने, कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे कि भारत में है, लेकिन राष्ट्र के प्रति एक प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब हो गया अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम के सूत्र में बंधना, यानी हम किसी भी जाति, भाषा, लिंग, वर्ण के हों, लेकिन राष्ट्र के प्रति सभी हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए हम अपने इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो करते हैं 1857 से। इट मीन्स हम सभी ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि जो 1857 था वो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। हालांकि हम उसमें विफल हो गए थे, क्योंकि वो आंदोलन समय से पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी वहाँ से हमने ये डिसाइड किया था या अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब वो ज़्यादा दिनों तक हम पर शासन नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस चैप्टर की शुरुआत 1857 से करता हूँ और आपको बताता हूँ 1857 के बाद से लेके और 1947 तक की जितनी भी डेट्स हैं और उसमें होने वाले घटनाएं हुई उनके बारे में बताता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं 1857। तो 1857 क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और मुख्य केंद्र इसका जो था बहरमपुर, मेरठ, अम्बाला, बैरकपुर, लखनऊ, पेशावर, कानपुर, दिल्ली, झांसी, झेलम, गुरदासपुर। तो ये जो जगह थी वो काफ़ी सेंसिटिव थी और यहाँ से उन आंदोलन का जो है नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया। हालांकि क्लास 10th में इनका नेतृत्व किसने किया और उनको किसने दबाया ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है एक टेबल के अनुसार इसको समझाना चाहूँगा कि किन किन जगहों से किन किन व्यक्तियों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और उनको किन किन लोगों ने दबाया। चलिए एक पिक्चर के माध्यम से देखते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था भारतीय स्वतंत्रता का एक तरह से आगाज था, स्वतंत्रता संग्राम का आगाज था। और यहाँ से ही अंग्रेजों को अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया था कि वो ज्यादा दिनों तक भारत पर जो है शासन नहीं कर पाएंगे। चलिए एक टेबल के अनुसार मैं आपको समझाना चाहूंगा कि विद्रोह के स्थान क्या क्या थे, भारतीय नेता कौन कौन थे, ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबाया वो कौन थे। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व कर रहे थे और जॉन निकोलसन विद्रोह को दबाया। लखनऊ, यहाँ पर जो नेतृत्व किया भारत की तरफ से बेगम हजरत महल ने किया और हेनरी लॉरेंस ने इसको दबा दिया। कानपुर, नाना साहेब ने और इसको सर कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया। झांसी और ग्वालियर, यहाँ लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो है नेतृत्व कर रहे थे। जनरल ह्यूज रोज ने इस आंदोलन को वहाँ पर दबा दिया। बरेली में खान बहादुर खान, सर कॉलिन कैंपबेल ने यहाँ पर इस नेतृत्व को खत्म करा। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, कर्नल आंसवेल ने इसको दबाया। बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया और विलियम टेलर्स ने इस आंदोलन को वहां पर दबा दिया। अच्छा, इस आंदोलन को खत्म करने के में वो लोग सफल रहे, इसके पीछे कई सारे कारण थे, वो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी मैंने सिर्फ छोटी सी नॉलेज दी है ताकि आप अपने किसी भी एग्जाम में इनका यूज कर सकें। चलिए 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला और इसमें 1858 के मध्य तक इसको पूरी तरीके से दबा दिया गया और 1857 जो
था वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये 1857 की कहानी थी। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली डेट्स। इसमें एक तरह से आप बोल सकते हैं उस टाइम के जो डॉन थे, इट मीन्स महात्मा गांधी, सॉरी डॉन कहने का मतलब है कि उन्होंने भारतीय लोगों की तरफ से आंदोलन किया। तो 1869 में इनका जन्म हुआ। महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को हुआ था। और महात्मा गांधी का असली नाम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी शादी 16 वर्ष की आयु में ही लगभग हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और इन कस्तूरबा गांधी जी का जो जन्म है वो 11 अप्रैल 1869 में ही काठियावाड़ में पोरबंदर नगर में हुआ था। और महात्मा गांधी की पत्नी जो भारत में बा के नाम से विख्यात हैं। तो यहाँ एक पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो कि गांधी जी और उनकी वाइफ दोनों को दिखाया गया है। चलिए चलते हैं हम अपनी अगली डेट 1870। तो देखते हैं 1870 में जो घटना घटित हुई वो क्या थी। तो 1870 की अगर हम बात करें तो इसमें जो बंकिम चंद्र जी थे, तो बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये बंकिम चंद्र जी की फोटो है जिसको मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर राष्ट्रगान का उच्चारण जो है सही तरीके से होना चाहिए 52 सेकंड के अंदर। ये तुम्हारे एक जीके का पार्ट हो गया। इसकी अवधि जो है 52 सेकंड है। और यहीं पर अगर मैं इसकी संक्षेप में बात करूं तो 20 सेकंड के अंदर इसको बोला जाना चाहिए। तो ये जीके नॉलेज के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। और चलते हैं हम अपनी अगली डेट। तो अगली डेट जो आती है वो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है जिसका अगर जिक्र हम अभी करने जा रहे हैं। ये 1885 है जिसमें आईएनसी मीन्स आज की कांग्रेस जो है उस समय की आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो आईएनसी की स्थापना हुई और इसके संस्थापक जो थे वो एक ब्रिटिश थे। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या इसका इतिहास रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का पहला सत्र बॉम्बे में आयोजित किया गया था और 31 दिसंबर तक ये जारी रहा था। इसकी शुरुआत जो है एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टिवन ह्यूम ने की थी और इन्होंने दादाभाई नौरोजी और दिनेश वाचा के साथ मिलकर जो है इसकी शुरुआत की। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। तो WC बनर्जी को इनका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया कांग्रेस का। तो चलते हैं, ये हमारी जो डेट्स रही वो हमने देखी 1857 से लेकर के और 1900 के बीच की डेट्स हमने भी डिस्कस की। तो आशा है कि यहाँ तक का इस एरा का आपको ये चारों डेटें याद हो गई होंगी। तो मैंने दोस्तों आपको बताया, पहला 1857 यानी 1857, दूसरी 1869 जो कि गांधी जी पैदा हुए, 1870 बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना राष्ट्रगीत दिया और जो 1885 है इसमें कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये चारों डेट 1800 से 1900 के बीच में आती हैं। चलिए अब हम देखते हैं 1900 से लेके 1910 तक की कहानी और फिर उसके बाद धीरे धीरे 1947 तक पहुंचेंगे। 1905 यानी 1905 में क्या हुआ। तो 1905 में दोस्तों क्या हुआ कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा। इसका मानना था कि बंगाल को जो है विभाजित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है और वो जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इस तरह से इसने अपने कुछ तर्क दिए थे कर्जन, जिन्होंने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था 1905 में। लेकिन हुआ क्या कि इसका विरोध करने के लिए फिर भारतीयों ने जो है आवाज उठाई और उनमें से भी 1905 में जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या करा, भारत माता का चित्र बनाया। जो जैसा कि आज हम लोग देखते हैं अपने मैप के ऊपर एक जो है मूर्ति को दिखाया जाता है, यानी एक माता को दिखाया जाता है, उनको भारत माता कहा जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं साइड में बना हुआ है। तो 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया और अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक भी थे। आगे हम बात करें कि भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के वे पहले सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं और इस प्रकार उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना में अति प्रभावशाली भूमिका निभाई, जिसे आधुनिक भारतीय चित्रकारी का विकास भी वहां से माना जाता है। तो दोस्तों ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए अब हम बात करते हैं 1906
तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिन्होंने बाद में जाके भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी भारत और पाकिस्तान को अलग कराने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। देखते हैं 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मुस्लिम लीग को मैंने दिखाया है। इसमें ये मुस्लिम लीग जो है 1906 में स्थापित हो गई। दोस्तों 1907 में अगर हम देखें क्या हुआ, तो 1907 भी एक बहुत बड़ा इवेंट्स माना जाता है, यानी बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ। दोस्तों नरम दल क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। नरम दल के नेता जो अंग्रेजों के समर्थन करते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को लूटने के साथ साथ आधुनिक तकनीक लाने का भी काम किया, जिससे रेलवे इत्यादि आदि का काम प्रमुख है। वहीं पर नरम दल के नेता जो थे वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह के नेताओं को हम इन कैटेगरीज में डाल सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें गरम दल, तो गरम दल क्या था इसको समझते हैं। गरम दल जो था, गरम दल के लोगों ने किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए थी और पूरी आजादी चाहते थे वो। क्यों? क्योंकि इन्हें अंग्रेजों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। और गरम दल वालों का मानना था कि ऐसी सरकार जो गुलामी से कई गुना अच्छी होगी, जो उनसे अंग्रेजों से अलग बनाई जाए, अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाए तो भारत के साथ फिर धोखा होगा, इस तरह से इनका मानना। तो गरम दल के नेताओं के नाम जो थे, वैसे तो बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने 3 प्रमुख नाम दिए हैं। लाल बाल पाल, यानी लाल बाल पाल को चलो हम देखते हैं ये क्या थे और कैसे हम इनको जानते हैं। तो लाला लाजपत राय के बारे में ये बात की गई है, जिनकी मौत ने ब्रिटिश राज में ताबूत की आखिरी कील ठोकने का काम किया। और उन्होंने भारत के राष्ट्रवादी लोगों को आज भी जो है लाल कहकर याद करते हैं, यानी लाला लाजपत राय को। बाल गंगाधर तिलक, ठीक उसी तरह से बाल गंगाधर तिलक का नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। आगे हम बात करते हैं विपिन चंद्र पाल की, और विपिन चंद्र पाल को पाल कहकर याद करते हैं। चलिए देखते हैं कि गरम दल स्वदेशी के पक्ष में थे और सभी आयातित वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थन में थे। 1905 में बंग भंग आंदोलन में उन्होंने जमकर भाग लिया था और लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति ने पूरे भारत में बंगाल के विभाजन लोगों को आंदोलित किया। बंगाल में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन, हड़ताल और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार देश के अन्य भागों में फैल गए। तो देखते हैं हम इनमें पिक्चर के माध्यम से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक एक्सट्रीमिस्ट हो गए और एक मॉडरेट हो गए, यानी कि एक गरम दल हो गए और एक नरम दल हो गए। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं 1911 की। 1911 में अगर हम बात करें तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली दरबार में ही जो है कोलकाता से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली बना दिया गया। तो दिल्ली दरबार की ये 2 घटनाएं हैं, ये 2 मुख्य घटनाएं हैं जिसको आप याद रख सकते हैं कि जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905, जैसा कि अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको ध्यान होगा। तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया और कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। दोस्तों देखते हैं अगला जो हमारी अगली घटना है वो 1914 है। और 1914 तो मेरी ख्याल से सभी को याद होगा कि जो ये 1914 है वो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जाना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में आरंभ हुआ। दोस्तों हम बात करते हैं 1905 की। तो 1905 में हम बात करें कि जो महात्मा गांधी जी थे देश से स्वदेश वापस आए और साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपार्थेड यानी कि रंगभेद की नीति का विरोध किया था और उसके बाद ये भारत आए थे। तो स्वदेश से लौटे थे गांधी जी और महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए और 1893 में ये जो है साउथ अफ्रीका गए थे। 21 साल के बाद इनका जो है वापस भारत में आगमन हुआ। तो दोस्तों हम बात करेंगे 1917। तो 1917 में देखते हैं, अब यहाँ से हम बात करेंगे जो गांधी के जितने भी आंदोलन हैं, यानी आप ये बोल सकते हो कि ये जो है गांधी युग कहलाता है, यानी गांधी एरा के बारे में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। गांधी युग की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए देश की आज़ादी को लेकर के, और उनका क्या क्या रोल रहा और क्या क्या चीज़ें रही उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो 1917 में गांधी जी ने नील की कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया और भारत में सबसे पहला चंपारण यानी बिहार 1917 में दमनकारी बागानी व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया गया। तो यानी गांधी जी का जो उनकी लाइफ में भारत में जो पहला आंदोलन था
वो नील विरोधी आंदोलन था, यानी नील की खेती के विरोध में किया गया आंदोलन जो कि बिहार में किया गया था। तो दोस्तों चलते हैं और यहाँ पर मैं तुम्हें इस चित्र के माध्यम से दिखाऊं तो ये INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब सदस्य बने तो इनको वो क्या कहते हैं बिहार के कुछ किसानों अपने यहाँ ले जाने की बात करी, और ये जब ये वहाँ गए तो इन्होंने वहाँ की व्यवस्था देखा और ये बहुत दुखी हुए और ये मुजफ्फरपुर गए। वहाँ उसके बाद फिर ये राजेंद्र प्रसाद जी से मिले और राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के बाद फिर बाकी सारी घटनाएं, तो वो एक नया टॉपिक बन जाता है। अभी फिलहाल के लिए डेट वाइज मैं बात करता हूँ। 1917 में इन्होंने ऐसा किया। 1917 में ही क्या था, इनका ध्यान पूरे देश पर था, तो इन्होंने 1917 में ही जो अगला आंदोलन है इनका उसको भी जारी रखा। महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। तो 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उन्होंने दिया और फसल खराब हो जाने व प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने किसानों का समर्थन किया था और ये आंदोलन भी उनका लगभग सफल रहा। तो हम बात करेंगे 1918। तो 1918 दोस्तों एक बात देखते हैं, इसमें भी गांधी जी ने अपना ये तीसरा आंदोलन उनका भारत में था। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारखानों के लिए सत्याग्रह किया और अहमदाबाद यानी गुजरात 1918 में कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में इन्होंने सत्याग्रह किया था। दोस्तों 1918 में क्या हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो अब समाप्त हो गया और इस प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारतीय लोगों ने ब्रिटेन का काफी साथ दिया था, यानी और हमारी मांग थी कि जो है हमें स्वतंत्र कर दिया जाए। ब्रिटेन के लोगों ने बोला कि ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम इस पर विचार करेंगे और आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी। परंतु हुआ क्या, चलिए आगे देखते हैं। तो जो ब्रिटिश सरकार थी ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया, यानी कि जब हम लोगों ने उनसे कहा कि अब हमें आज़ादी दी जाए क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया है, तो उन्होंने हमारी जो ये मांग थी उसको ठुकरा दिया और उसके बदले में उन्होंने एक काला कानून हम पर लागू कर दिया। वो क्या था, चलिए देखते हैं। 1919। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून को थोप दिया। अब रॉलेट एक्ट क्या था, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो रॉलेट एक्ट 1919 क्या था, ये था एक काला कानून। चलिए देखते हैं रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था। राजनीतिक कैदियों को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील और बिना मुकदमे के 2 साल के लिए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। तो रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो अंग्रेजों ने भारतीय राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए इस तरह के एक्ट को पास किया था कि यदि कोई भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उसको 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था। तो भारतीयों की नागरिक आजादी पर एक तरह से प्रहार था और भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर ये पास कर दिया गया था। इट मीन्स इसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति की सहमति नहीं ली गई थी। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। तो चलते हैं, अभी 1919 और 1920 की घटना बतानी है और फिर उसके आगे चलेंगे। तो कुछ प्रोविजंस किए गए थे रॉलेट एक्ट 1919 में और वो मैंने आपको समझा दिए। तो 1919 की अगर हम बात करें तो एक घटना और घटित हो गई, यानी रॉलेट एक्ट ही उसका एक तरह से कारण था, परंतु अभी हम देखते हैं ये घटना क्या थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था वो देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था एक घटना हुई जिसमें जो ब्रिटिशियर्स थे उसमें जनरल डायर जो थे उनको ये तब दिया गया था कि वो व्यवस्था को देखें और लोगों को इकट्ठा ना होने दें। यानी अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये घटना थी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और इसके कारण लोगों ने जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण कर दिया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उसी दिन हुआ था जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। तो ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे मेले में शरीक होने आया था, यानी शामिल होने आया था और ये बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने का रास्ता बहुत ही संकीर्ण यानी बहुत ही पतला था। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते को बंद करवा दिया और भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था।
इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई और महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। तो इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है एक बहुत ही दुखद घटना थी उस टाइम की। तो आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो प्रभाव थे अब क्या हुए। तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड घटित हुआ तो इससे जो लोग थे, भारतीय लोग थे, बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने क्या करा कि भारत के बहुत सारे शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। इस सरकार ने ममता पूर्वक रवैया अपनाया और लोगों को अपमानित और आतंकित किया, यानी उनकी बात मानने और सुनने की बजाय उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसकर चलने के लिए विवश किया गया और सारे साहिबों यानी अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और जो है गुजरावाल यानी पंजाब के लोगों पर बम गिराए गए। तो ये जो है प्रभाव और देखने के लिए मिले। जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो कि निहत्थे लोगों पर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी ब्रिटिशर्स क्या थे, वो भारतीय ही थे जो उनकी तरफ से काम कर रहे थे, गोली चलाई गई। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और खिलाफत आंदोलन जो है मोहम्मद अली और शौकत अली यानी दो अली भाइयों के द्वारा किया गया आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा क्या था, मतलब क्यों किया गया, चलिए ये समझ लेते हैं। तो खिलाफत शब्द जो है खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा, मित्र राष्ट्रों के द्वारा, और इसलिए खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं वह खिलाफत आंदोलन 1919। तो खिलाफत जो आंदोलन था उसका मुद्दा क्या था, उस पर हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है जो ऑटोमन तुर्की सम्राट के होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी होता है और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार की अफवाह पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। तो दोस्तों आई थिंक मेरे ख्याल से ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो दोस्तों बात करते हैं आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लग रहा था कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए और उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर आ जाएं। तो 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी और इसमें क्या हुआ वो देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया और उसको असहयोग में क्यों शामिल किया ये देखते हैं। यानी NCM नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में इन्होंने खिलाफत को जोड़ लिया। तो इन्होंने कहा रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे और उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू मुस्लिम एकता के या उनको एक साथ लाए हुए समीप लाए ये नहीं हो सकता, जो अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। हिंद स्वराज, अब ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जिनमें भारत ने ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया है। असहयोग आंदोलन क्यों जरूरी था और ये क्या था। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा दोस्तों, पेशेंस रखें, आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये समझा पाऊँ। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1919 में महात्मा गांधी ने लिखा था कि अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो गया या हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया था और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगा और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहे। तो इस तरह से इन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है लागू किया या लेकर के आए। तो असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, ऐसे कारण तो हम बात कर सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध। तो पहला पॉइंट है प्रथम महायुद्ध या विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता
का शोषण किया जाने लग गया। अंग्रेजों के द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, रॉलेट एक्ट का पारित किया जाना, जलियांवाला बाग जैसी हत्याकांड जो मैं ऊपर समझा चुका उसका घटित हो जाना। कोलकाता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ और असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव रखे गए। तो इन्होंने बताया कि जो अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस किया जाने लग गया। सिविल सर्विसेज, सेना, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चालू हो गया। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन की मांग हुई। दिसंबर 1920 असहयोग पर स्वीकृति या अन्य नेताओं द्वारा दी गई दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति हुई और आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं भी लागू हुई। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 से पूरी तरीके से चालू हो गई और विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न भिन्न था। चलिए देखते हैं क्या था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक युग के लिए जिसमें उसके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएं। शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ जाना, चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अति महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत ही लंबे समय तक मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सके और वैकल्पिक भारतीय संस्था वहाँ नहीं थी जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सके। ये ऊपर आने के लिए धीमी थी, तो इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम से जुड़ गए। तो ये कुछ उनके असफलता के कारण रहे जिसके कारण ये सफल नहीं हुआ। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको उनके कारण, उनके प्रॉपर तरीके से सही तरीके से लागू ना होने के कारण ये चीजें बताई। तो अगर आप यहाँ तक की डेट्स देखें तो आपको ये समझ में आएगा। मैंने पहले डिस्कस किया आपको 1857 से लेके और 1900 तक की घटना को, जिसमें तुमने 4 डेट्स का वर्णन किया और 1900 से लेके अभी हमने बात करी 1920 तक की जितनी भी घटनाएं थी। तो इसमें आपने 1905 की बात कर ली, 1906 की बात कर ली, 1905 में बंगाल विभाजन और अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता का चित्र बनाया जाना, 1906 में जो पढ़ा तुमने कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, 1907 में आपने देखा कि कांग्रेस का नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजन हो गया, 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया, 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए, 1917 में चंपारण जो है सत्याग्रह चालू हुआ, 1917 में ही उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया, 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल वर्कर्स की तरफ से मालिकों के खिलाफ आंदोलन किया और 1919 में रॉलेट एक्ट हो गया, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो दोस्तों ये सारी डेट्स थी जो तुमने अभी तक मुझसे डिस्कस की। आशा है कि आप इनको ध्यान रखेंगे और आसानी से समझ पा रहे होंगे। कोई कमी रह जाए तो मुझे कमेंट्स करके प्लीज बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्योंकि अभी चैप्टर हमारा आधा हुआ है और आधा ही और बाकी है। मैं कोशिश करता हूं कि वो भी आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। 1922, तो 1922 में क्या था कि जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ मिल करके चल रहा था, तो 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों ले लिया, इसको नीचे हम एक बार देखते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई और फरवरी 1920 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि चोरा चोरी में हिंसक घटना हुई थी। अब वो हिंसक घटना क्या थी और इसमें क्या चीजें घटित हुई, इसको हम नीचे देख लेते हैं। चोरा चोरी की घटना क्या थी, आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था और बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोगों ने अपने गुस्से में हिंसक रूप दिखाया और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी में हुई। दोस्तों मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि इसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया और गांधी नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी आंदोलन में हिंसा हो, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चोरा चोरी जो है ये उत्तर प्रदेश में है। 1925 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया और इसमें ऐसा माना जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव
नाम आया उस समय। बात करते हैं 1928। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की जो है मृत्यु हो गई। तो 1927 में ब्रिटेन ने साइमन कमीशन का गठन किया ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना और पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस आयोजन का विरोध किया और क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। दोस्तों, ये गो बैक साइमन के नारे लगाए जा रहे हैं और आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। हम बात करते हैं 1929 की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया लाहौर अधिवेशन में। इसमें संपूर्ण यानी पूर्ण स्वराज की संकल्पना को पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वीकृत संविधानता दिवस घोषित किया गया और भारत से और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। ओके दोस्तों, 1929 की घटना एक और है जो कि बहुत दुखद घटना मानते हैं हम लोग एज एन भारतीय। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया और उसके बाद इनको जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है। फांसी को जो है रुकवाया जा सकता था, परंतु कुछ कारणों से उस समय वो नहीं रुक पाया। 1930 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती के दांडी तट से यात्रा आरंभ की। तो ये अपनी वाइफ के साथ और अन्य लोगों के साथ यात्रा है। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ो व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। और ये पिक्चर आप देख सकते हो कि ये दांडी तट पर नमक बनाते हुए गांधी जी। तो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930। तो जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसान तथा विभिन्न किससे जुड़ी हुई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर खत्म करने की थी। लॉर्ड इरविन इसमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून आंदोलन का यह उल्लंघन किया गया। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन, ये घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो हम इसको दांडी यात्रा भी बोल सकते हैं, नमक तोड़ो कानून भी बोल सकते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब ये जो अगला टॉपिक आ रहा है थोड़ा सा बोर करने वाला है। आप पेशेंस रखें और ध्यान से सुने। आंदोलन में किसने भाग लिया? तो देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तट तक अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। चूंकि अमीर समुदाय व्यापार अवसाद और गिरती हुई कीमतों से बहुत ही प्रभावित थे, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन उनके उत्साही समर्थक बन गए थे। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन को समर्थन किया था। नागपुर क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था और रेलवे कर्मचारियों, डॉक्टर, वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज आदि के विरोध में रैली और बहिष्कार अभियान शुरू किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं क्या थी? तो देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू हो गया, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है कि शराब की दुकानों तक जाने से लोगों को रोक देना, एक तरह से बैरिकेडिंग करना ही पिकेटिंग कहलाता है। वन कानून का उल्लंघन किया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये घटनाएं घटी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? तो कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, निर्मम दमन किया गया, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया गया, महिलाओं व बच्चों को पीटा गया, लगभग 1 लाख गिरफ्तारियां हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाए, हजारों लोग जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया और अब जनता इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। तो लोगों का भी उत्साह बढ़ने लग गया और ये डिमांड उठने लग गई कि अब हमें स्वतंत्रता और पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई, अब हम उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं, तो इस बारे में लोगों का न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने
के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया। तो विरोध के साथ साथ अब उनका उल्लंघन भी होना चालू हो गया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने कानून तोड़ना शुरू कर दिया तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लग गया। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों घरों से बाहर निकलने लगी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और सरकारी दुकानों की पिकेटिंग की। कई महिलाएं जेल भी गई। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा में अपना पवित्र दायित्व माना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था, चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं। एक नया टॉपिक आया। तो असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज जो था, लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग की जाने लगी। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं भी थी, जैसा कि हर आंदोलन की होती है। अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय में कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी और दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल उत्पन्न हो रहा था। तो दोस्तों ये बात कर सकते हैं कि इसकी सीमाएं ये थी कि इसमें अभी भी जो पार्टिसिपेशन था यानी योगदान था वो पूरी तरीके से सभी लोगों का नहीं आ रहा था। तो अब हम बात करते हैं 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित करने की बात करी, क्योंकि जो अंबेडकर का मानना था कि यदि अभी वो दलित जातियों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो शायद आगे जाकर के उनके लिए कुछ ना सोचा जाए। इसीलिए उन्होंने जो है एक एसोसिएशन की मांग करी। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 1929 में असेंबली में बम फेंकने और जो 1925 में काकोरी कांड था उसके शक के आधार पर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को जो है फांसी की सजा सुना दी गई और तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। तो गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं, चलिए अब हम देखते हैं। जो अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ इसमें गांधी इरविन समझौता क्या था और क्या चीजें रही। 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। ये चीजें जो इरविन है, लॉर्ड इरविन इनका एक्चुअली नाम था और ये तो महात्मा गांधी हम देख ही रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो इनके बीच में इस चीजों की बात की गई। तो इन दोनों के बीच में ये बातें हुई से गांधी इरविन समझौते की जो विशेषताएं थी उसे अभी हमने देखा ही। 5 मई 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। नमक पर लगाए गए सभी टैक्स हटा दिए। तो 1931 में गांधी इरविन व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया और 1931 में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इट मीन्स जो चाहते थे वो हुआ नहीं। गोलमेज क्या है? ये ब्रिटेन में एक जगह का नाम है जहाँ पर वो सम्मेलन हुआ, इसलिए इसको नाम गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन समझौते को। दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं अपने चैप्टर के एंडिंग की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 1932 तो 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी पुणे में हुआ था ये। इसमें दलित वर्ग एसोसिएशन यानी जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई और हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही किया जाएगा, मतलब अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि कैंडिडेट तो जो है अनुसूचित जाति के रहेंगे लेकिन वोटिंग को कोई भी कर सकता है। तो इस तरीके से व्यवस्था की गई 1932 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर और गांधी जी पूना पैक्ट करते हुए और एक दूसरे के साथ सहमति जताते हुए। तो 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने लाए। तो दोस्तों ये वही पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को जो है मतलब इन्होंने बताया पाकिस्तान जैसी जगह जो है होनी चाहिए और भारत से अलग होना चाहिए। तो इन्होंने ही दिया था पाकिस्तान का आइडिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। 1935 में अब क्या हुआ कि 1935 में भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ और प्रांतीय सरकारों का गठन होना शुरू हो गया। तो
जैसे स्टेट छोटे छोटे से हैं वो बनने चालू हो गए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य ये संघर्ष चालू हुआ, जैसा कि हम लोग इसको आगे जाके 12th में पढ़ेंगे, वो इस पर डिपेंड करती है। तो अभी हम देखते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य ये संघर्ष शुरू हुआ और ये पूरा विश्व है फिर दोबारा से दो खेमों में बट गया। 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्पना पत्र रखा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि जैसा उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड यानी ब्रिटिशर्स ने जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध में हमसे बोला था कि हम आपको आज़ादी देने का सोचेंगे और बाद में हम पर 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड लगा दिया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि भाई हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन हुआ क्या कि भारत में जो गांधी जी थे वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले चुके थे, उनको आइडिया था कि ये हमें आज़ादी नहीं देंगे और इसलिए जो है उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अब समय आ गया है, इनको बोला जाए भारत छोड़ो या करो या मरो। तो चलिए देखते हैं ये पिक्चर भारत छोड़ो या करो मरो को दिखाती है। तो दोस्तों 1945 की अगर हम बात करें तो 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम से हमला कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति यहाँ से मानी जाती है। ठीक है, और वो जो शहर थे वो हिरोशिमा और नागासाकी थे। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया और उसने भारत के लोगों को संविधान बनाने की मंजूरी दे दी और ये बैठक उसी चीज को दिखाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। मध्यरात्रि में ये आह्वान या घोषणा की गई। चलिए दोस्तों हम मानचित्र में कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि इस चैप्टर से यानी इस पार्ट से संबंधित क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो मानचित्र पर आधारित कुछ प्रश्न है, ध्यान से देखिए। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ आपको पता है, पंजाब अमृतसर। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है घटित हुआ, सेम वही है, अथवा में आ गया। वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, लाहौर था। वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में घोषित किया गया। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती है। तो ये दोस्तों हम मैप में भी देखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन समाप्त करने वापस लेने से जुड़े केंद्र कौन से थे? वह स्थान जहाँ 22 सिपाहियों को जलाए जाने से घटना की वह स्थान जहाँ 22 सिपाहियों को जलाए जाने की घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए विवश कर दिया, जैसे चोरा चोरी था। तो वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों के साथ गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध किया, जैसे आप जानते ही हो चंपारण। वह स्थान जो ब्रिटिश काल के दौरान नील किसानों के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बिहार का वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नील किसानों का समर्थन किया था, नील किसानों के आंदोलन का प्रसिद्ध स्थान। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से उसी को बार बार रिपीट करके पूछ रहे हैं। जैसे ऐसा पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहाँ पर एक संपन्न किसान समुदाय जाटों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, तो ये कौन सा स्थान है? सूती कपड़ा मिल मजदूरों ने सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो आपने देखा ये अहमदाबाद में सूती कपड़ा, फिर उसी को इन्होंने इस तरह से पूछ लिया। किसान सत्याग्रह का स्थान कहाँ था? 1917 में गांधी जी ने गुजरात के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया था, वो क्या था? तो आपने देखा ही खेड़ा था। तो जितने भी हैं हमने इस चैप्टर में डेट्स पढ़ी हैं उनको हम मैप में भी देखेंगे। कर नहीं देने से संबंधित जो आंदोलन था वो क्या था? वह स्थान जहाँ पर दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहाँ पर सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहाँ गुड़ेम विद्रोह से संबंधित है। वह स्थान जो 1927 में कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप इस मैप में देख सकते हैं। जो मैंने ऊपर आपको नंबर्स दिए हैं उन नंबर के बेस पर ये प्लेसेस दे दिए गए हैं, तो आप इसको देखें और अपने पेपर की तैयारी करें। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही मेहनत लगी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।